हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार के जो परीक्षा अभी की होने वाली है वो टीचर की, उसमें इसी से क्वेश्चन आपकी बनने की संभावना है। ठीक है, जो बीपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग सब कुछ दे दिया गया है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में जितना ये दिख रहा है ना, ये सब आपको बताऊंगा, इतनी बार रट जाएगा कि आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ये अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया। ठीक है, इसी कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? आपसे पूछ सकता है कीट संवर्धन क्या है। देखिए बीपीएससी में भी आया है, आपके पेपर में बीपीएससी से जो प्रीवियस ईयर वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, तो कीट संवर्धन। ठीक है, कीटों की वृद्धि करने की को है कीट संवर्धन, जिसको वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी से। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी मिट्टी। ठीक है, मृदा विज्ञान पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े को मृदा कहते हैं। ठीक, मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी पे जो कण होते हैं छोटे बड़े, उन्हीं को मृदा कहते हैं। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है, तो बताइए जो सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? कालोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा कालोलॉजी। ठीक है, कालोलॉजी मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कालोलॉजी में जीवित प्राणी से के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बीज लेखन या कूट लेखन किसी सूचना का अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। तो क्रिप्टोलॉजी क्या कहता है? बीज लेखन या कूट लेखन का अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी का संबंध मनोविज्ञान से है, सबका दे दिया गया। ठीक है, साइकोलॉजी का संबंध है मनोविज्ञान से। ओंकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप देखिए पक्षी का अध्ययन, यहीं से देखिए कितना चीज़ आप पढ़ ले रहे हैं। पक्षी का अध्ययन क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कैंसर का भी बताया ओंकोलॉजी कहलाता है। स्तनपायी का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है। तो अगर स्तनपायी का अध्ययन करोगे आप तो मैमोलॉजी के अंतर्गत। मिट्टी अभी बताए हैं पेडोलॉजी। इतना बार आपको वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। हड्डी का ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, झाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगर झाड़ी का अध्ययन कहलाता है तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रक्त का अध्ययन, तो हीमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान। तो हीमेटोलॉजी पेपर में पूछा जाता है किसका अध्ययन कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये देखिए पीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार एपीओ में पूछा गया है। ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन किसके कारण किया जाता है? तो पक्षी का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं से आप कुछ मत पढ़िए, जितना आप ढूंढेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वही आप पढ़ लीजिए बस। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो अभी हमने बताया हड्डियों की पढ़ाई किसके शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, पक्षी को ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, कैंसर ओंकोलॉजी कहलाता है, स्तनपायी मैमोलॉजी। याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
अब देखिए कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से जितने पेपर बीपीएससी में बने हैं, ठीक है, लिखा गया है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो किसमें परिवर्तन के कारण? कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। ऑर्गेनेल को द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है अलग? तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। देखिए डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सूक्ष्मजैविकी तथा साइटोलॉजी में एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोशिकाओं के विशिष्ट भागों को आगे विश्लेषण के लिए पूरे सेल के कुछ ऑर्गेनेल को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो ये पूछ सकता है प्रोटोप्लाज्म क्या है। पादप कोशिका और कोशिका भित्ति को प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर में तो यही कह रहा हूँ ना, आपके पेपर टीचर का पेपर है उसमें यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। तो बीपीएससी हेडमास्टर में देखिए ये क्वेश्चन आया है। तो आपका क्या है? पादप कोशिका और कोशिका भित्ति प्रोटोप्लाज्म होता है। पादप कोशिका को कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला रवेदार जालीनुमा या अर्धतरल पदार्थ जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अर्धतरल होता है, जालीदार होता है, रवेदार होता है। इसकी संरचना जल कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? तो गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। क्या? इसमें कैरोटीन होता है। तो ये भी पूछ सकता है किसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर के रंग में नारंगी होने का कारण उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन है, जबकि गाजर में लाल रंग होने के कारण एंथ्रोसाइनिन है। तो दो पूछे, एक लाल गाजर होता है, एक नारंगी गाजर होता है। तो लाल किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण, और नारंगी कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम क्या होते हैं? पाचन केंद्र होते हैं। आपका लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों तथा कणों का पाचन करते हैं। यह कोशिका के अंतः पदार्थों के तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आपको याद रखना है किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। याद हो गया, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। अब देखिए 1958 में, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या कोशिका झिल्ली, यहाँ कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, ठीक है, एवं कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है, याद रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो ये किस प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S दो प्रकार के होते हैं। एक 70S होता है, एक 80S होता है। प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज पायलेड नामक वैज्ञानिक ने की। याद रखिएगा किस वैज्ञानिक ने? तो पायलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? पायलेड नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण। तो राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना।
लसिका गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने परसेंट? तो 94% भाग से बना होता है। ठीक है, तो लसिका गैर कोशिकीय हिस्से का लगभग 94% पानी होता है। लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पूछ सकता है श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लसिका। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका के किस भाग में? कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक और सिनेप्सिस द्विसंयोजी कब होता है? तो ये कब होता है? ये होता है जाइगोटीन के दौरान। ठीक है, तो जाइगोटीन के दौरान होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन जाइगोटीन की प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, जाइगोटीन की अवस्था में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र युग्मक के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे सिनेप्टोमिनल मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। अब देखिए, ये मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह एवं शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक तथा उपकला कोशिका कहते हैं। ठीक है, वास्तव में उपकला कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो अंगों को आच्छादन करने उनकी रक्षा करती है। यह अंग जैसे गुर्दा, फेफड़े, जिगर आदि में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है, तो कहाँ पे पाई जाती है? गुर्दा, फेफड़े, जिगर, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो किसकी कोशिका में? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए तो क्या विषाणु में कोशिका भित्ति होती है? तो आप कहेंगे विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एंजाइम उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, बिहार लोक सेवा ने इसका उत्तर ई माना था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस हिसाब से सही है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, इसको आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? आरबीसी के। अब देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका के माध्यम से पहुंचाई जाती है। लाल रुधिर कणिका रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने में सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। ठीक है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? बचपन से प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस कहते हैं। अब देखते हैं इसको, ये देखिए पावर हाउस। ठीक है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पर्दयुक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, तो किसमें नहीं होता? जीवाणु और नीलो हरित शैवाल में नहीं होता। ठीक है, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, तो श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं किसमें होती हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में होती है। शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसनांग अथवा ऊर्जा घर कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रियम ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में संचित होती है, याद रखिएगा। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित में इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो बताइए इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से है। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वह प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं इंटरफेरॉन कहलाती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन सा नष्ट करता है आपका? अब देखिए, जंतु कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा संरचना को लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है। यह अंतरकोशिकीय पाचन में मदद करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाता है और इसे मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है? लाइसोसोम। ये देखिए यहाँ पे आपका लाइसोसोम। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी में आया है। देखिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? जल है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। असंख्य कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं। मानव कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। उन्होंने कार्क में मृत कोशिका को देखा। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो किससे? ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, और जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। ठीक है। मानव शरीर में होता है कितना पानी होता है? 70% पानी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में कितना % पानी होता है? 70% पानी होता है। हमारी हड्डियों को देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती है। 22% पानी होता है। हमारे दांत में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6%, रक्त में 83% जल उपस्थित होता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मानव शरीर में पानी कितना होता है? लगभग 70% पानी होता है। ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ लिखा गया, त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो मेलेनोसाइट से। तो मेलेनोसाइट से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। किससे? मेलेनोसाइट से। त्वचा का रंग मेलेनोसाइट नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलेनोसाइट की कणिकाएँ होती हैं जो मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ये त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो मेलेनिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से बचाता है। तो शरीर की तेज किरणों से कौन बचाता है? मेलेनिन बचाता है। कुछ मानव जातियों में यह अधिक होता है, जैसे निग्रो में अधिक होता है। अब चलिए पोषक तत्वों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लेते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो वो प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। देखिए बीपीएससी अभी जल्दी ही आया है। ठीक है। 67 बीपीएससी में ही आया है। ठीक है। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। तो ये सबको पता होगा, विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। अब देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन है। तो अगर याद पूछ लिया जाए कि विटामिन के का नाम रासायनिक क्या है, तो फ्यूलोक्विनोन है। ठीक है। प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने में। याद रखिएगा। विटामिन सी, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड।
मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं आदि को स्वस्थ रखने अथवा घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन ए को टोकोफिराल कहते हैं, बाझपन रोधी ये होता है। ठीक है। विटामिन ए जनन क्रियाओं में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन ए क्या होता है? रतौंधी या संक्रमण रोधी होता है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? इसका नाम रेटिनाल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। आँखों अथवा दांतों की और त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। ठीक है। तो ये आँखों से संबंधित होता है विटामिन ए। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ऊपर हमने पढ़ा है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो विज्ञान से, ये बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार आप देख लीजिए, एक बार 2 के स्पीड में देख लीजिए, पूरा आपको हमेशा के लिए रट जाएगा। ठीक है। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने के प्रभावी होता है, तो कौन होता है? विटामिन के। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और पेपर जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है वहीं से लाए हैं। ठीक है। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो एंजाइम होता है। ठीक है। यह रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एंजाइम मूलतः इतना याद रखिएगा, एंजाइम क्या होता है? मूलतः ये प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। किस वनस्पति में खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस में? सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। ठीक है। जैसे जब हमारे पास सब्जी ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मार्केट से सोयाबीन लाते हैं और वो आलू में डाल के बना देते हैं सब्जी। ठीक है। अगर कोई वैसी सब्जी नहीं है। सोयाबीन दलहनी तथा तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। ठीक है। तो सोयाबीन का तेल भी होता है और इसका ये भी सब्जी भी बनता है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन होता है। कितना? 40 से तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। सोयाबीन की खली में भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि के पशु आहार होता है। सोयाबीन से निर्मित होने वाले दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होता है। ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। ठीक है। तो फलियों में प्रोटीन होता है, इसलिए वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। फलियां जो दाल के तौर पर भी जानी जाती हैं, दालें जब हरी होती हैं तब उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तब उन्हें फलियां कहते हैं। फलियों को सुपर फूड भी कहते हैं। फलियों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और घुलनशील फाइबर पाया जाता है। फलियों में प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट, वसा भी पाया जाता है। ठीक है। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? ठीक है। कौन सी? तो सेलुलोज। ठीक है। शाकाहारी भोजन में सेलुलोज जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी भोजन में सेलुलोज शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। यह शर्करा बहुशर्करा है। इसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। ठीक है। बहुत सारे हरे पौधे की कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है। तो अगर हरे पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सेलुलोज की बनी होती हैं। जीव जगत में इनका बहुत महत्व है। कपास के रेशे का 90% हिस्सा, ठीक है, तो कपास के रेशे का 19% हिस्सा किससे है? सेलुलोज से बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है। दाल अच्छा स्रोत है किसका? तो दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है। दाल किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का। सेलुलोज क्या था? तो कोशिका भित्ति हरे पौधों की सेलुलोज की ही बनी होती है। दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं। दालों में प्रोटीन एवं विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। दालें मानव आहार में भी प्रोटीन का प्रमुख आहार है। ठीक है। लगभग 3% प्रोटीन की पूर्ति दालों द्वारा होती है। दालों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आग पर पकने के बावजूद इनके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। यही है इनकी विशेषता।
कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो बताइए अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अगर अपघटन होता है तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। याद रखिएगा, अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कितना? तो 1:2:1 होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ विटामिन सी अगर भर देंगे तो आपका सही हो जाता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और यह किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरा में, मौसम्मी में, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। याद रखिएगा। विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, बार बार पूछता है। गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है। गेहूँ, चावल, शहद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला माड़ी अर्थात स्टार्च के रूप में, दूसरा चीनी अर्थात शुगर के रूप में। गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज अथवा चावल, जड़ों वाली सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को माड़ी तो मतलब स्टार्च से प्राप्त होता है। तो अगर हम गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब खाते हैं तो हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जबकि केला, अमरूद, चुकंदर, गन्ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट को ये किससे होता है? तो वो जब लेते हैं तो वो किससे लेते हैं? शुगर अथवा मतलब चीनी के रूप में, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आँखों की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH परिवर्तित होता है? तो जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम जो होता है की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज, फ्रक्टोज इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में सहायता करते हैं। माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो माल्टेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, बिहार वो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में अभी हम बताए हैं जाइमेज। देखिए वहाँ भी था, यहाँ भी है जाइमेज। ठीक है, निम्न में से कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो ऊर्जा का खाद्य पदार्थ कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट और वसा, इस दोनों से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता से 50 से 79% की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है। गेहूँ, चावल, शक्कर, शहद, गन्ना आदि। अब देखिए यहाँ पे वसा क्या होता है? यह भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी। याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी
ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध, घी, मछली ये सब दूध, घी, मछली वसा के स्रोत हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो अभी हमने बताया था विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वसा, विटामिन ए, डी, के, बी पाया जाता है, किंतु विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ठीक है। कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी को पकाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर आप मुरब्बा बना रहे हैं आंवले का, तो अगर उसको गैस पे पकाएंगे तो उसको उड़ा देता है। ठीक है। तो उसको जो कच्चे आंवले का विटामिन मिल जाएगी वो आपका पकाए वाले आंवले से नहीं मिलेगा। तो विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा है? पनीर। तो अगर आपके शरीर में नए कोशिका का वृद्धि करना हुआ तो आप पनीर खाइए, अगर आपको लग रहा है कि कोशिका की कमी है। मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन से शरीर में ऊतकों, मांसपेशियों, रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का निर्माण, संक्रमण सामना करने के लिए एंजाइम, रोग प्रतिकारक तत्वों के विकास में सहायता करता है। दूध, पनीर, दही, तिलहन, सोयाबीन, दालें, कलेजी, मछली, अंडे, अनाज आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में। याद रखिएगा, बहुत लोग कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं, मगर वसा में सबसे अधिक प्रति यूनिट आपका कैलोरी की मात्रा मतलब ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी आपकी प्राप्त होती है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी आपकी प्राप्त होती है। ठीक है। जिनका बीपीएससी का पेपर आने वाला है प्री का, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। तो आपके दोनों के लिए, जो टीचर की वैकेंसी भर्ती देने जा रहे हैं पेपर, उनके लिए बीपीएससी प्री, उनके लिए, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। जो बीपीएससी पेपर लेता है, जितने भी पेपर, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो रक्त का थक्का जो नहीं बनता है वो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून का थक्का न बनने की बीमारी होती है। यह विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के अहम रोल निभाती है, जिसकी वजह से आंतरिक और बाहरी ब्लीडिंग को रोकने में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रवाह शरीर के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो आपका बताइए कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है? तो लगभग गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, अभी हम बताए हैं ऊपर, इसमें 1 से अधिक होगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, शक्कर है, गुड़ है, शहद है, आलू है, शकरकंद है, चुकंदर है, गन्ना, शलजम, केला, दूध इत्यादि हैं। ठीक है। आयोग द्वारा सी को माना गया है, लेकिन ये 1 से अधिक होगा। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग का सही सुमेलिन नहीं है? तो विटामिन B1 कह रहा है कि संतरा है, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, के अल्फा। अब देखिए प्रश्नागत विकल्पों सभी विकल्प सुमेलित हैं क्योंकि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश और कॉड यकृत तेल है, दोनों होता है। संतरे में विटामिन सी और विटामिन बी पाई जाती है। ठीक है। जबकि अल्फा विटामिन के और गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन ई पाई जाती है। तो लगभग सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है। तो आपका ई है 1 से अधिक। ठीक है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है लेकिन विटामिन बी भी पाया जाता है। ठीक है। तो आपका 23 हो गया। 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को
विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुपूरक रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसे आर्गे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमोलोसिसिया रोग हो जाता है। तो ये किस प्रकार के रोग हैं? ये हड्डी से रिलेटेड रोग होते हैं, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमोलोसिसिया हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित, मतलब विटामिन ए कहाँ पे जमा होता है? तो लीवर में, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल, आर से रेटिनॉल, आर से रतौंधी, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषयों में विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस? विटामिन के, ठीक है। विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनोन। प्रतिस्कंदक विषयों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्वत्ररोधी भी कहा जाता है, मतलब रुधिर को रोकने वाला। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, ठीक है। तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है, जिसका पूरा नाम साइनोकोबालामिन है। तो कोबाल्ट से साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन 6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, तो ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है, थायमीन है। और याद रखिएगा, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, बेरी रोग किस कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है, जिसकी कमी से वृद्ध का रुकना, जीभ पर छाले पड़ने जैसे रोग हो जाते हैं। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट होता है? तो किसमें कोबाल्ट होता है? तभी हमने ऊपर बताया, विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। अब बताइए, निम्नलिखित कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता करता है? तो विटामिन के, अभी हमने बताया, विटामिन के खून के जमने में आवश्यकता करता है ताकि वो बहे नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से के कारण बाझपन रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन के थक्का जमने में सहायक करता है, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म अथवा स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सी? तो विटामिन सी जल में विलीय है। देखिए, BC, गई भैंस पानी में, तो BC ना। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह खट्टे रसदार फलों, नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलीय है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। यह मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में विलीय है। यह शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। इसकी कमी से रतौंधी ट्रिकोमा रोग हो जाता है। यह दूध और मछली, तेल, अंडे तथा जर्दी, गाजर, पालक आदि में पाया जाता है। विटामिन बी जल में घुलनशील है। 8 प्रकार के विटामिनों का समूह है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए, 2 बार पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, अम्ल है। विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन अंडे का पीला भाग, तो अंडे का पीला भाग विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है, याद रखिएगा।
विटामिन ई कहाँ पे घुलनशील है? वसा में। अगर बी और सी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी विटामिन है ए डी ई के जितने भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील हैं। ठीक है। विटामिन ए उपलब्ध होता है तो कहाँ से? गाजर से उपलब्ध होता है। दूध में खट्टापन पाया जाता है, दूध में खट्टापन आता है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के द्वारा। अब देखिए दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल, मक्खन में दुर्गंध ब्यूटारिक अम्ल, नींबू में खट्टापन साइट्रिक। तो नींबू में खट्टापन साइट्रिक याद रखिएगा। मानव जठर में मौजूद अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मानव जठर में मौजूद अम्ल क्या होता है? मतलब पेट में जो मौजूद होता है तो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। तो मानव जठर में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका समान स्तर 105 mg/dl है, इससे कम होता है, जबकि 200 mg/dl से ज़्यादा स्तर का उच्च होता है। ऐसी वसा मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं में कोरोनरी आर्टरीज डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो फ्रक्टोज। शक्करों में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। तो ये सुक्रोज क्या है? ये देखिए सुक्रोज क्या है? किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो GF से मिलकर बनता है सुक्रोज, याद रखिएगा। GF से मिलकर सुक्रोज, फ्रक्टोज से मिलकर बनती है सुक्रोज। गन्ने, चुकंदर, चीनी इस्तेमाल कैंडी, आइसक्रीम, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों आदि में इस्तेमाल होता है। लैक्टोज शुगर, दुग्ध उत्पाद आदि में पाई जाती है। अब देखिए आनुवांशिकी तथा विकास, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृत के योग्य बनाता है? तो आपका DNA RNA दोनों की उपस्थिति। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृत योग्य बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर DNA और एक मनुष्य में है उसका DNA चेक किया जाता है तो मिल जाता है, तो ये मतलब उसकी प्रकृति सेम हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट है हरे रंग का प्लास्टिड है जो एक पौधों की कोशिका के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। ठीक है, DNA और क्या आपका RNA दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। तो DNA और RNA, ठीक है, क्या है? न्यूक्लिक एसिड हो है। इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए, DNA का नाम क्या होता है? फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आप टीचर में यही लगभग पूछ सकता है। ठीक है, अगर पेपर सिंपल थोड़ा आया तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भरा क्या जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है, जानवरों का क्लोन किससे तैयार किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक संरचना है जो एकमात्र जनक माता पिता अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पादित क्लोन अपने जनक के शारीरिक आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, यानी क्लोन के DNA का हर एक भाग मूल प्रति से बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है, मतलब जुड़वा। ठीक है, DNA का एक कौन सा भाग प्रोटीन का सूचक होता है? तो कौन सा भाग होता है? तो जीन। ठीक है, DNA का वह भाग जो प्रोटीन का सूचना उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, DNA के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्रों में कई जीन का गठन होता है। याद रखिएगा, DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है।
तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 3.499 मीटर होता है। यहाँ देखिए, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में किस तकनीक से की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। आज के युग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संतान के पैतृक गुण की पहचान की जाती है। ठीक है, इसका उपयोग पितृत्व परीक्षण और आपराधिक जांच में व्यक्ति की पहचान करने के लिए अधिक किया जाता है। हालांकि मानव में डीएनए अनुक्रम 99% हर व्यक्ति में एक ही होता है। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर? लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, बताइए क्या होगा इसमें? तो क्रो-मैग्नान मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमान मनुष्य को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमान मनुष्य को माना जाता है। क्रो-मैग्नान मानव का अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह होमो सैपियंस जाति का है। यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। ठीक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वर्ण है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीव को जीवनपर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। मतलब एक जीव का दूसरे जीव से जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है। ठीक है, विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण क्या? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, विकास जो इवोल्यूशन का पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास के क्रमबद्ध परिवर्तनों द्वारा पुरातन जीवों से नूतन जीव जातीय वर्गों आदि की उत्पत्ति पराक्रम, जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिलतक जीव पैदा होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो उपर्युक्त सभी जीन के संब्लीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और स्फिंग में तो जीन के सम्मिश्रण से। ठीक है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को ZW से प्रदर्शित करते हैं। पक्षियों के लिंग गुणसूत्रों को Z और W से नामित किया जाता है। याद रखिएगा, पक्षियों के लिंग गुणसूत्रों को Z और W से नामित किया जाता है, जिससे मादा पक्षी के सेक्स क्रोमोसोम को ZW तथा नर पक्षी के गुणसूत्रों को ZZ कहते हैं से प्रदर्शित करता है। तो देखिए, बीपीएससी में आया है, आ सकता है, ये मत सोचिए ये सब क्वेश्चन टफ है ना। इसका एक छोटा सा पार्ट भी आपको निकाल के दे सकता है वहाँ पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक जितना एक्सप्लेनेशन दिया गया सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे नर पक्षी का जड़ होता है, उसी प्रकार हमारे मनुष्य में जो मनुष्य होता है, वो नर जो मनुष्य उसका होता है XY। ठीक है, तो XY, और महिलाओं का क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। तो मनुष्य का XY, महिलाओं का XX। तो यही पर आपके क्वेश्चन में आ सकता है, महिलाओं का क्रोमोसोम किससे निर्धारित हो सकता है? तो एक ऑप्शन XX दिया रहेगा, तो उसको आप मार देंगे अगर यहाँ पढ़े रहेंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरा कुछ मार देंगे, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उन्होंने बताया कि दो जीव समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। इस कारण जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति योग्यतम अनुकूलम विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है।
ठीक है, इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। ठीक है, लैमार्क ने क्या संज्ञा दी? उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत। लैमार्क का वंशागत था, तो डार्विन लैमार्क कैसे भिन्न है? जो डार्विन का था तो वो कह रहे थे जो प्रकृति के साथ घुल मिल जाएगा, प्रकृति को धारण कर लेगा, उसी के प्रकृति के हिसाब से चलेगा, वो एग्जिस्ट करेगा पृथ्वी पर। और जो प्रकृति के साथ धारण नहीं कर पाएगा, वो प्रकृति उसको पीछे छोड़ देगी, उसको नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये डार्विन का सिद्धांत था। और लैमार्क का सिद्धांत था वंशागति। और मेंडल का अगर सिद्धांत पूछे तो आनुवांशिकता का नियम। तो मेंडल ने कौन सा नियम दिया? आनुवांशिकता का नियम दिया। और ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। बहुत बार पूछा जाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो बताइए क्या है? अनुकूलन है। ठीक है, जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन है। देख लेते हैं। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने और वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक, क्रियात्मक, अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो बताओ कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? वो प्लास्मिड। ठीक है, तो प्लास्मिड जो होता है, प्लास्मिड आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लास्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय, कुंडलित, डबल स्ट्रेटेड डीएनए युक्त अणु होते हैं। ये समानता प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इनके प्रयोग से वेक्टर के रूप में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर थोड़ा टफ माना जाता है, ये टेक्निकल माना जाता है। तो अगर आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा कुछ अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको तो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। तो आनुवांशिक वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ माना ही जाता है। ठीक है, कुछ देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सिंपल आया और थोड़ा सा आपका क्लिक दिमाग हो जाए तो सही कर देंगे। क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या? आनुवांशिक सामग्री आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आनुवांशिक सामग्री आदान प्रदान होता क्रॉसिंग नहीं, जिसे वो होता है आप भैंसों में क्रॉसिंग करवाया जाता है। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उदाहरण माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण अथवा विकल्प सही है। ये देखिए, कई नई नस्लों में प्रादुर्भाव का क्या कारक क्या है? तो क्या है? विलगलन तथा उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या है? प्रतिबंध और एंडोन्यूक्लियाज। तो क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन और एंडोन्यूक्लियाज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न संभव हो गई। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीएम फसलों का उत्पादन, आनुवांशिक विकारों का उपचार संभव है। तो नई नई जो फसलें आ रही हैं हाइब्रिड, ये सब ये इसी के कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। डी, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए तथा आरएनए दोनों सहायक होते हैं। तो डीएनए और आरएनए मतलब दोनों सही होते हैं। तो अगर आपका आनुवांशिक लक्षण देखना है तो डीएनए आरएनए दोनों ही सहायक होते हैं। देखिए बीपीएससी ये क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आ सकता है। ठीक है, जेनेटिक निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक के किसका? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, जेनेटिक का संबंध आनुवांशिकता का विचरण से है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी। इसी कारण मेंडल ने आनुवांशिकी का पिता, तो इसी कारण मेंडल को क्या? आनुवांशिकी का पिता याद रखिएगा। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। सन 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए और की द्विकुंडलित संरचना की मॉडल का प्रतिपादन किया। तो अगर आपसे पूछे कि डबल हेलिक्स मॉडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया?
तो वाटसन एंड क्रिक ने किया 1953 में। प्रारंभिक में निम्न कोट के जीवों को क्रमिक परिवर्तन को अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति के जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के 3 सिद्धांत दिए गए हैं: लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद ड्यूगो हिगरेज ने दिया। डार्विनवाद ने कहा कि अगर प्रकृति से आप सामंजस्य बनाएंगे तो आप रहेंगे, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। लैमार्कवाद ने वंशागत बताया। ठीक है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन अभी हमने बताया कि XY जीन होता है, और महिला का क्या होता है? महिला का XX होता है। ऐसे याद रखिएगा। महिला हमेशा कोई चीज़, जैसे आप किसी चीज़, महिला एक क्या होती है, कहा जाता है कि महिलाओं के साथ हमेशा समान, जैसे ये आपका ये लड़कों के साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार आप लड़कियों के साथ कीजिए, कोई भेदभाव ना करिए। तो समान व्यवहार ना, तो महिलाओं के साथ समान व्यवहार। समान मतलब यक्स यक्स। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, आपका नहीं भूलेगा। ठीक है, यक्स यक्स समान व्यवहार। ठीक है, तो समान एक्स एक्स है नहीं, तो ऐसे। ठीक है, और पुरुष का क्या होता है? XY। ठीक है, ऐसे याद रखिए। कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए ताकि आपको भूले ना। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है। मनुष्य कायिक कोशिकाओं में 46, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष वर्ग में 22 जोड़े अलिंग सूत्र और 1 जोड़ा लिंग सूत्र XY होता है। स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और 1 जोड़ा X गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, तो मतलब 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 दूनी 46 होता है। अंडाणु X का गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होने पर युग्मजन में XY गुणसूत्र रहता है। यह स्त्री संतान के लिए है। इसके विपरीत अंडाणु Y गुणसूत्र से निषेचन होने पर युग्मज XY लिंग गुणसूत्र होता है। इसका विकास पुरुष संतान के रूप में होता है। ठीक है, तो अगर X गुणसूत्र होता है तो यह स्त्री संतान के लिए है, अगर XY है तो यह पुरुष के लिए है। ठीक है, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो किसने समझाया? लैमार्क ने। तो सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। डार्विन ने विकासवाद को परिभाषित किया, जबकि न्यूटन और आइंस्टीन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े हैं। न्यूटन आइंस्टीन आया था ना। तो लैमार्क का सिद्धांत उपार्जित सिद्धांत के लक्षणों पर वंशागत सिद्धांत होता है। तो वंशागत सिद्धांत किसका है? लैमार्क का। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद है डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। सर्वप्रथम 1869 में डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। 1881 में अल्ब्रेcht कोसल ने इसको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। उन्होंने डीएनए को 5 भागों में बांटा: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन तथा यूरेसिल। इस कार्य के लिए 1910 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1953 में जेम्स और वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए का आणविक संरचना को पहचाना। 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो 1962 में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग संश्लेषण किया। तो बताइए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग संश्लेषण किया किसने किया? खुराना ने। तो ये हरगोविंद खुराना जी ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में W. नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W. होले के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयुग से बना एक विशालकाय अणु है। हरगोविंद को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया?
तो जीन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के अवशेषी वेजिटियल अंग नहीं है? तो बताइए, वेस्टिजियल अंग नहीं, अवशेषी अंग। तो आपका सामने वाले चपटे दांत, कृंतक। अवशेषी अंग वह अंग होते हैं जो पूर्व क्रियाशील में थे परंतु आज नहीं, आज अनुकूलन के कारण अब चलन में नहीं है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग इस प्रकार है: निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कड़ाभ, मांसपेशियाँ, वर्मीफार्म, अपेंडिक्स, ग्रंथितंत्र, प्रंगंडिका, उर्वास्थि आदि। ठीक है, चलिए हम 27 नंबर का देखते हैं। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है, तो बेटा या बेटी के जन्म की संभावना 1:1 होती है। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों या क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। जो मनुष्य ये कहते हैं कि जैसे बहुत सी कुरीतियाँ हमारे देश में चलती हैं, रूढ़वादियाँ चलती हैं, जो कि सबसे घटिया रूढ़वादियाँ हैं कि किसी को लड़की हो गई तो वो कहा जाता है कि ये उसकी गलती है, जो बहू आई रहती है उसकी गलती। ये गलत है। लड़की का देखा जाए तो ये जो आदमी होता है, मनुष्य होता है, ये आदमी ही उसका वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए समझा रहा हूँ। मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र तथा शेष 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोजोम लिंग का निर्धारण करते हैं। मादा में सेक्स क्रोमोजोम समान, अर्थात जब वहाँ पे XX समान होता है, परंतु नर में 23वां क्रोमोजोम 50% नर होता है और 50% मादा का प्रतिनिधित्व होता है करते हैं। अतः मनुष्यों में बेटा बेटी के जन्म की संभावना 1:1 होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ इस प्रकार के व्यवहार से आप समाज को, अपने आप को, अपने घर परिवार से दूर करिए। ठीक है, सभी एक समान है, चाहे बच्ची हों चाहे बच्चे हों, सभी एक समान है। हमको लगता है कि बच्चियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों की अपेक्षा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि तो क्यों? उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? जो ये ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, वर्णांधता रोग जीन पुरुषों में X लिंग गुणसूत्रों में होता है। अधिकांश रोगों के जीन सुप्त होते हैं और इनके प्रभावी डीएनए सामान्य रोगहीन दशा में स्थापित करते हैं। चूँकि पुरुषों में X गुणसूत्र केवल 1, स्त्रियों में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों X गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक होती हैं, जबकि पुरुष माता पिता किसी के भी रोगग्रस्त X गुणसूत्र को प्रभावित कर वर्णांधित हो जाते हैं। डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया, किसने? आर्थर कोनबर्ग ने। आर्थर कोनबर्ग में 1959 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए को परखनली जांच संश्लेषण के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए, आइए आपका दूसरा, जीव जगत का वर्णन। अब देखिए 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा किया जाता है। लेगुमिनस परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में उपस्थित कुछ सहजीवी वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में, तो जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल से ग्रहण करके नाइट्रेट में परिणत कर देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1676 ईस्वी में। इसी कारण इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। एंटनी वान लीवेनहॉक ने एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इन्हें एनिमुकुलस नाम दिया गया। ठीक है,
बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज बैक्टीरिया वही जीवाणु, तो बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया इंग्लिश में बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु, तो उसको लिवेन हॉक ने किया था। ठीक है, तो यही जीवाणु से लगभग इतने क्वेश्चन। प्रोटिस्टा जगत से देखते हैं कितना क्वेश्चन। भोजन करने वाला अंग कौन सा होता है? तो भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। तो स्यूडोपोडियम अमीबा में भोजन अधिग्रहण करने और गति करने वाला अंग होता है। ठीक है, अमीबा एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो द्विखंडन द्वारा। ठीक है, तो द्विखंडन द्वारा यह अपना जनन करता है। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा द्विखंडन द्वारा बाइनरी विखंडन अलैंगिक रूप से जनन करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा स्वरूलेशन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लाइव टुगेदर। ठीक है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? तो कौन कौन रहते हैं? एल्गी और फंगस, तो शैवाल और कवक। तो एल्गी और फंगस जो होता है AF याद रखिएगा, AF लाइकेन में ये दोनों एक साथ रहते हैं। वो उसको ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो उसको ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। लाइकेन थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है जो कवक फंगी होता है और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। तो लाइकेन किससे मिलकर बनता है? तो लाइकेन किसके मिलकर बनता है? कवक जिसको आप फंगी कहते हैं प्लस शैवाल जिसको आप एल्गी कहते हैं। ठीक है, शैवाल से मिलकर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होता है। कवक जल, खनिज, लवण आदि शैवाल को देता है। अब देखिए कवक क्या दे रहा है? जल, खनिज, लवण आदि शैवाल को देता है। तो क्या दे रहा है? कवक किसको क्या दे रहा है? जल दे रहा है और खनिज, लवण दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। खनिज, लवण शैवाल देता है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण, ये इसको क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी को हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। क्या क्रिया द्वारा दोनों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। ठीक है, रे फंगी है। तो रे फंगी क्या है? एक्टिनोमाइस्टेटस है। तो रे फंगी एक्टिनोमाइस्टेटस भी कहा जाता है। वह संकीर्ण कवक तंतुओं से मिलकर एक कवक जाल बनाते हैं और कवक बैक्टीरिया दोनों लक्षण दिखाते हैं। इनमें से स्ट्रेप्टो, एक्टोमाइसिन और एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। किससे लेता है? वो शैवाल से लेता है। तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक पौधों में। कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें तो अपना भोजन कहाँ बना जाए? ये विविध पोषी होते हैं। खमीर का उपयोग किस में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। खमीर एक प्रकार का कवक होता है। किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, जिससे व्यावसायिक स्तर पर शराब आदि जैसे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस किस प्रकार का जीव? तो ये मृतजीवी जीव है। तो फंगस किस प्रकार का जीव है? मृतजीवी जीव है। फंगस फफूंदी मृतजीवी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर ये अपमार्जक के रूप में उपयोगी होते हैं। फफूंदियों में पोषण की विधि, तो बताइए फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो ये मृतजीवी पोषण होते हैं। फफूंद या कवक
में पोषण मृतोपजीवी पोषण होता है। पर्णहरिण के अनुपस्थिति के कारण फफूंद CO2 और जल CO2 द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होता है, जिसके परिणामस्वरूप ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। कवक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, ठीक है, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं या कवक विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, माइको CO, ठीक है, माइको याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट है। बियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि मीठे तरल ईस्ट के साथ किण्वन करके बियर को तैयार किया जाता है। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्या है? तो बताइए, फंगस है, वो उसको कुकुरमुत्ता, ठीक है। खमीर जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है कुकुरमुत्ता फंगस है। ईस्ट जिसे आम बोलचाल की भाषा में खमीर कहा जाता है, मुख्यतः खाद्य पदार्थों में उपयोगी किया जाता है। ईस्ट खाद्य पदार्थ को फुलाने में काम आता है, ठीक है। तो ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? खाद्य पदार्थों को फुलाने में किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। किससे किया जाता है? एक फफूंद से किया जाता है। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग की जाती है। इसे सर्वप्रथम 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। पादप जगत देख लेते हैं, ठीक है। अब पादप जगत देख लेते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होता है। अब देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? जड़ और तने का। जो ज़मीन के अंदर एक सीधे रेखा में जाते हैं वो जड़ होते हैं, और जो ज़मीन में ऐसे 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 ऐसे, अब अदरक ऐसे से रहता है, आलू भी ऐसे ऐसे रहता है, आलू ऐसे गोल गोल रहता है, तो ये सीधे तो ऐसे जाता नहीं, तो ये तना है, ठीक है। इसमें नोड इंटरनोड शामिल हो। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड शामिल है। अदरक का वैज्ञानिक नाम जिगोबेर ऑफिसिनले है। अदरक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट वाले औषधि गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी जुकाम में सहायता करते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? अनआवृत्तिबीजी कहलाते हैं। किसको? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। किसको? जिम्नोस्पर्म। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, ठीक है, के अंतर्गत पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीजी होते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, जैसे साइकस, पाइनस, स्प्रूस, सीड्स और लार्च आदि, ठीक है। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है नीम। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम है नीम। अब देखिए, कुछ का वैज्ञानिक नाम, वनस्पति नाम क्या है? सेब का पायरस माइलस है, गेहूं का ट्रिटिकम स्टीवम है, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज है, हल्दी का कुरमा लोंगा है, कपास का गोसिपियम हर्बेसियम है, तुलसी का ओसियम टेनुक्लोरम है, ठीक है। आप बने रहिएगा, जितना क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूरा कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बायो से अजाडिराकटा इंडिका निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अजाडिराकटा किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अजाडिराकटा इंडिका किसका है? नीम का। किस जीवाणु में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलीना, युगलीना ये युग से लिखा ही है, युगलीना मतलब डबल, तो युगलीना में, ठीक है। युगलीना पादप एवं जंतुओं का संयोजक जीव है। यह स्वच्छ जलीय स्रोतों में पाया जाता है, जिसे जलीय स्रोत में युगलीना पाया जाता है। इसके ऊपर हरे रंग की परत होती है,
क्योंकि इस जीव में पर्णहरिम पाया जाता है और यह जंतु पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, अतः यूग्लिना स्वपोषी होता है। तो यूग्लिना स्वपोषी होता है, इसमें पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं? मांस और लीवर बर्ड। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? मांस और लीवर बर्ड। ब्रायोफाइटा में मांस और लीवर बर्ड होते हैं। ब्रायोफाइटा छोटे गैर संवहनीय पौधे होते हैं। इस श्रेणी के पादपों को सामान्यतः पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डासोनिया है। पादप जगत के 5 समूहों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, तो 5 जगत कौन सा 5 चीज़ों में कितने 5 जगत में विभाजित किया गया है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा अनावृतबीजी और आवृतबीजी। ठीक है। हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम क्या है? तो हीरोइन को अफीम से ये अफगानिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। हीरोइन एक मादक पदार्थ है जो ओपिनियम पॉपी नामक पौधे के फूल से लेटेक्स से बनता है। ठीक है। एक फूल से 30 ग्राम तक लेटेक्स प्राप्त होता है, जिसे सुखाकर ओपिनियम बनाया जाता है। ओपिनियम में 12% एक एल्कलॉइड मॉर्फिन होता है, जिसमें कुछ रसायनों को मिलाकर दवा निवारक तथा हीरोइन बनाई जाती है। दवा निवारक दवा भी बनाई जाती है इसी हीरोइन से। ठीक है। ये मतलब अफीम से। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है, तो तंबाकू प्रक्रिया से निकोटीन निकलता है। यार देखिए बिहार में पूछा गया है बहुत ही। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जितने क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए। ठीक है। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड निकोटीन होता है। तंबाकू निकोटियन टैबिकम पौधों से प्राप्त एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने पर इसमें उपस्थित निकोटीन आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाता है। निकोटीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और रक्तचाप और श्वास गति को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक आराम और सुख का अनुभव करता है। इससे अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां होती जाती हैं। कैफीन काफ़ी में, मॉर्फिन अफीम में पाई जाती है। तो कैफीन काफ़ी में, मॉर्फिन अफीम में पाई जाती है। एट्रोपिन एंटीक्लाइनेजिक दवाओं की श्रेणी में संबंध रखता है। ठीक है। तो देख लीजिए कैसे ये होता है। जैसे तंबाकू खाते हैं तो आपके जो रक्त में और श्वास की गति जो बढ़ जाती है और इससे आदमी को अच्छा महसूस होता है, तभी लोग खाते हैं। ठीक है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। तो संवहनी पौधा कौन सा है? फर्न है। तो फर्न क्या है? फर्न एक अपुष्पक पौधा है इसको जड़, तना, पत्ती आदि में बांटा जा सकता है। यह बीजाणु धानी से बीजाणु उत्पन्न करता है, इससे नए पौधों की उत्पत्ति होती है। फर्न संवहनी पौधा होता है। वास्तव में ये संवहनी उन पौधों को कहते हैं जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप में के और विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए अनेक उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है। मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो पहला क्वेश्चन यही बन गया इसी में कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? कुनैन से बनाई जाती है। फिर सिनकोना की छाल से। तो मलेरिया की दवा क्या है? कुनैन है। किससे बनाई जाती है? इससे सिनकोना के छाल से जो पौधे होते हैं। कुनैन मलेरिया, डेंगू आदि के रोगों के लिए एक प्रभावकारी औषधि है जिसे सिनकोना के पौधों से प्राप्त होता है। यह सामान्यतः पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा होती है जिसको प्राकृतिक रूप से बीलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन का प्रयोग बुखार और एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एस्पिरिन के प्रयोग में एसिडों का रासायनिक अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जाता है। सबसे लंबा जीवित पक्षी है। तो सबसे लंबा जीवित पिर्च है। दिमाग में कहाँ चला जाता है। देखिए
सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है आपका सिकोआ, ठीक है। यूकलिप्टस या सफ़ेदा एक लंबा आवृत बीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा गया है। मतलब इसका क्या मतलब, ये जहाँ पे लगता है तो इसके जो जड़ होते हैं, ये जड़ इतना पानी सोखते हैं कि जितना मतलब लगभग यहाँ का पानी सब सोख लेते हैं, इसलिए इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए नीचे का जो जल स्तर है वो बहुत तेज़ी से घट रहा था, इसीलिए इसको आतंकवादी वृक्ष कहा गया, ठीक है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, ठीक है। यह नग्न बीजी पौधा है। देवदार पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष है। मटर पौधा है, क्या है? साग। तो ये साग है, ठीक है। इसी पर मेंडल ने अपना परीक्षण किया था। मटर साग का पौधा है। यह द्विबीजपत्री पौधा है। इस द्विबीजपत्री मतलब क्या? अगर जब मटर को तोड़ेंगे तो एक यहाँ निकलता है, एक यहाँ, दो निकलता है। तो इसकी जड़ में गांठें मिलती है। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के द्वारा मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों को, फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। जंतु जगत लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो कौन सा है लाल रक्त कणिका विहीन? तो केचुआ। केचुआ को देखे पकड़ते हैं तो वो उसमें रक्त लाल नहीं होता है। केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरेटिया पोस्थुमा है। तो फेरेटिमा पोस्थुमा ये याद रखिएगा। यह संघ एलिनीडा समूह का जंतु है। अगर केचुआ पूछे केचुआ किस प्रकार का जंतु है, संघ एलिनीडा। इसमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं को न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी, कुछ बहुलिंगी। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे समुद्री चूहा, जोंक, सीपी, कृमि आदि है। कीट सांस लेते हैं। कैसे कीट सांस लेते हैं? श्वास रंध्र द्वारा। तो कीट श्वास रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कीटों को शरीर में श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रैकिया पाया जाता है। तो कीटों में श्वसन के लिए विशेष अंग क्या पाया जाता है? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया पारदर्शी नलिका होती है जो श्वासरंध्रों द्वारा बाहर वायुमंडल में घुलती है। श्वासरंध्रों के द्वारा कीट वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। क्रेफिश में हीमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके ऑक्सीजन से मिलने पर रक्त रंग नीला हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन तांबा आधारित होता है अतः क्रेफिश के रक्त का रंग नीला होता है, ठीक है। टेप वार्म के खंड कहलाते हैं। तो टेप वार्म के खंड कहते हैं प्रोलोटिड। तो ठीक इसको कहलाते हैं क्या? प्रोलोटिड कहलाते हैं। आर्कियोस्टोरिक्स है। तो आर्कियोस्टोरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, सबसे पुराना पक्षी आर्कियोस्टोरिक्स है, ठीक है। आर्कियोस्टोरिक्स जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल में लगभग 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह जीवाश्म पक्षी है। इसका जीवाश्म सर्वप्रथम 1861 में वैगनर नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी के बेवेरिया नामक स्थान से प्राप्त किया था। आजकल यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसका आकार लगभग कौवे की तरह था। इसे सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता था, क्योंकि इनमें सरीसृप पक्षी दोनों के गुण सम्मिलित थे। तो कौन सा? आर्कियोस्टोरिक्स, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो बताइए कौन सा? तो कछुआ, ठीक है। कछुआ सत्य उभयचर जंतु नहीं है। मेढक, टोडा, सिलेमेंडर, ठीक है। टोड, सिलेमेंडर यह सरीसृप श्रेणी में आता है। कछुआ किस श्रेणी में आता है? सरीसृप। पूछा जाएगा कछुआ किस श्रेणी में? सरीसृप। इसका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। उभयचर वर्ग के जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कछुआ। ये ठंडे खून वाला जानवर है, जिसके कारण ये वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है।
उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। तो आइए आपको याद होना चाहिए कि उभयचर का हृदय कितना कक्षीय होता है 3 कक्षीय। तो उभयचर में मेढक, टोड, सिलेमेंडर होता है। ठीक है। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? तो आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के शरीर 3 भागों में सिर, धड़ और उदर में विभक्त होता है। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के कितने भागों में? 3 भाग में। शरीर का काइटिन नामक बाह्य कंकाल आवरण से ढका होता है, जो ऊपर जैसे टिड्डा हुआ तो उसके ऊपर जो मतलब कड़े होते हैं उसको काइटिन कहलाता है। रुधिर परिसंचरण में तंत्र इसका खुला होता है। तो ओपन रक्त संचरण होता है किसमें? आर्थ्रोपोडा में। केकड़ा, झींगा, मछली, मच्छर, खटमल आदि। कैसे ओपन कैसे क्लोज आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप तिलचट्टा देखिए, तिलचट्टा उस पर देखिएगा उसका खून बाहर से ही दिखता रहता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? तो कौन सा है? हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का सूक्ष्म आकार का जलीय जीव है। इसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। इस जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। इसका प्रत्येक भाग नए जीव में परिवर्तित होता है। जनन इस विधि का पुनरुद्भवन कहते हैं। पक्षी को नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो पक्षी किस रूप में? यूरिक अम्ल। तो नाइट्रोजन युक्त जो पक्षी आहार लेते हैं उसे यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उन प्राणियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना पड़ता है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों, कीटों और नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। ठीक है। तो 9वां हो गया। चलिए हम 10वां देखते हैं। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो एक रानी मधुमक्खी 2 प्रकार से, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे बनते हैं ड्रोन। तो ठीक है। रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देती हैं। एक प्रकार के अंडे से रानी तथा कार्यकर्ता का जन्म होता है, दूसरे प्रकार के अंडे से ड्रोन का उद्भव होता है। ठीक है। लीवर फ्लूक किसके पत्तवाहिनी में रहता है? तो भेड़ के। ठीक है। लीवर फ्लूक भेड़ के पित्तवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक परजीवी कीड़े हैं जो पित्त नलिकाओं और संक्रमित जानवरों के यकृत में रहते हैं। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम फेसियोला हेपेटिका है। ये परजीवी मवेशियों और भेड़ों में फेसियोलियासिस नामक बीमारी के कारण बनते हैं। तो फेसियोलियासिस, ठीक है, नामक बीमारी के कारण बनते हैं, याद रखिएगा। कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो आपका कौन सा स्तनपायी है? मछली। मछली स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी कौन है? चमगादड़ है, व्हेल है। यह मत्स्य वर्ग का में आती है। मछली की त्वचा साल्क तथा प्लेटों से ढकी रहती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। तो पूछा जाएगा मछली किसका प्रयोग तैरने के लिए? पूंछ का। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। महावर्ग मत्स्य मिसीज को क्रमशः प्लेकड्रमाई विलुप्त समूह और कांड्रीवथीज उपस्थित मत्स्य तथा अस्ट्रिक्विथ अस्थिथल मस्त नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। तो हमारे अगर देखा जाए तो हमारा कितने बटा होता है? 4 कोष्ठ में बटा होता है। ठीक। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने वाले सक्षम होते हैं क्योंकि? तो कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्यों? पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बल देता है। ठीक है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह एक लचीली झिल्ली के समान होती है।
जुगनू क्या है? तो जुगनू एक कीट है, ठीक है। जुगनू एक कीट का उदाहरण कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियों का नामकरण हो चुका है। इनकी कुल संख्या अनुमानित संख्या से लगभग 3 करोड़ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास के एवं प्रजनन में समर्थ है तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका की उपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो कौन? माइकोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। तो एक किस प्रकार से? एक मधुमक्खी ये दे सभी जाके यहीं पे बैठ जाते हैं, ठीक है, गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी रक्षा के दौरान एक दूसरे को खोजने में आसानी से पहचानने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करते हैं। प्रत्येक छत्ते को अपनी अंगूठी गंध होती है जिससे मधुमक्खियाँ अपने परिवार के सदस्यों को पहचान कर पाती है। फेरोमोन्स मधुमक्खी के बीच संवाद करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। उल्लेख्य है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी का रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि वह रस कहाँ है, ठीक है। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ। तो दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए प्रोटोजोआ। दीमक सेलुलोज को भोजन के रूप में गाढ़ा करते हैं। जैसे लकड़ी नहीं होता तो लकड़ी में क्या लग जाता है? दीमक लग जाता है। तो उसे पचाने दीमक लग जाता है तो दीमक उसको कैसे फिर लकड़ी दीमक लग जाता है मतलब क्या? लकड़ी को खा लेता है। तो लकड़ी में सेलुलोज होता है तो पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है ना, तो उसके पचाने के लिए उसके आंत में प्रोटोजोआ पाया जाता है, ठीक है, सेलुलोज को पचाने के लिए। तो यही इसका क्वेश्चन का मेन मतलब था, ठीक है। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डाल्फिन के उसमें तो ये अस्तनी में आते हैं डाल्फिन, ठीक है, मस्त मत लगाइएगा, अस्तनी लगाइएगा। डाल्फिन अस्तनी में आते हैं। चलिए देख लेते हैं। अस्तनीधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियाँ रखने वाले जंतु। जो स्तन ग्रंथियाँ रखते हैं उन्हीं को स्तनधारी जंतु कहते हैं। इनसे उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु का पोषण होता है। तो आपके को अगर कोई पूछे कि स्तनधारी जीव क्या होते हैं, कह दीजिएगा जिनके अंदर स्तन होता है। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय और वायवीय भी होते हैं। डाल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है परंतु एक स्तनधारी जंतु है, ठीक है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं तो क्या कहते हैं? पोर्क टेप वार्म। तो पोर्क टेप वार्म टीनिया सेलिलियम को सामान्यतः पोर्क टेप वार्म कहा जाता है। ये प्लेटी हेल्मेंथ्रीज संघ के सेस्टाटोडा वर्ग से संबंधित है, ठीक है। एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बनाता है? जल बताता है। जल स्थल दोनों पे ही जो रख सकते हैं उनको एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक और घड़ियाल। तो घड़ियाल देखिए पानी में रहता है, कभी कभी धूप लेके बाहर आ जाता है, ठीक है, धूप लेने के लिए। तो क्या है वह जिंदा नहीं रहता है, तो उसी को एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहे। डाल्फिन निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है? तो डाल्फिन किस वर्ग का है? मैमल ना, तभी बताया है मैमल मतलब स्तनधारी। डाल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय, देखिए बीपीएससी में ये भी आया था, वो भी आया था बीपीएससी में। तो रिपीट जब बीपीएससी में पीसीएस वाले में रिपीट कर सकता है तो आपका टीचर है तो इसमें बीपीएससी वाला ही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। यह शाकाहारी स्तनधारी मैमल वर्ग का जंतु है। गंगा नदी में यह अधिकतर में पाई जाती है, जिसे स्थानीय रूप से सुसु अंधे डाल्फिन भी कहा जाता है, ठीक है।
सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? तो नीली व्हेल, तो ब्लू नीली व्हेल तो सबसे विशाल स्तनपायी जीव है। तो इसको याद करने की नहीं ज़रूरत है, कितनी फीट कितनी चौड़ी होती है, ठीक है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि? तो बताइए क्यों मर जाती हैं? तो देखिए, मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते हैं, ना ही वो हमारी तरह नाक से सांस लेती है। मछलियाँ सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती है और यह पानी गलफड़ों में होता हुआ बाहर निकल जाता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है और गलफड़ों में बहने वाले खून के साथ ये ऑक्सीजन मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करती है, ठीक है। मतलब जो ये मान लीजिए ये मछली का मुंह है, तो ये जब पूरी तरह ये मछली है, ठीक है, ऐसे मछली है, ठीक है, तो ये जब पानी पूरे लेती है तो इसके पर ये गलफड़ा होता है इसके किनारे किनारे, तो ये पानी निकल जाता है, जो ऑक्सीजन होता है इसके शरीर में चला जाता है, ठीक है, ऐसी होती है। इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता है तथा मछली को सांस लेने की पूरी प्रक्रिया होती है, इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालने पर यह मर जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गैम्बूसिया, तो गैम्बूसिया का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देख ही लेते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। गैम्बूसिया मछली साफ पानी में रहती है, यह जल की ऊपरी सतह पर रहती है जहाँ मच्छर के लार्वा रहते हैं। यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है ना, जिसके साथ मलेरिया, डेंगू आदि से मच्छर पैदा नहीं हो पाते, ठीक है। श्वसन जड़ों वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो श्वसन जड़ों वाले पौधों को वो मैंग्रोव कहते हैं। तो श्वसन जड़ों वाले पौधों को मैंग्रोव पौधे एविसोनिया प्रजाति का पौधा कहते हैं। इन पौधों में पाई जाने वाली वायवीय जड़ों कई रूपों में होती है। इन पौधों में जड़ें छोटी तथा तार जैसी होती है, तने से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं, ठीक है। इन जड़ों पर छोटी छोटी पेंसिल संरचनाएं होती हैं और जिसे श्वसन जड़ या न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहेलिया की जड़ों से। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह सूर्यमुखी कुल द्विदलीय वर्ग का पौधा है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यह भी मुख्यतः प्रोटीन होता है। तो पूछे इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका इंसुलिन निभाता है, ठीक है। इंसुलिन का मुख्य कार्य अतिरिक्त शुगर से ग्लूकोज में परिवर्तन करना। तो अतिरिक्त जो शुगर है उसको ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है, ठीक है। अतिरिक्त शुगर, यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की वियुक्त को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? तो सेब। सेब सत्य फल नहीं है। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, ठीक है। ऐसे फलों में असत्य फल और कूट फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेता है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, अगर फल के बनाने में सिर्फ अंडाशय भाग ले उसको सत्य फल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में क्या करता है? तो मदद करता है। तो इसमें पौधे के तने मुख्य कार्य भोजन को आकार देना है जिससे कि पत्तियों तक पहुंच सके, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके और पौधे दृढ़तापूर्वक खड़े हो सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करता है। तो लगभग तना क्या करता है? सब कुछ करता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ई वाला आपका सही हो जाता है। भोजन संग्रह भी करता है, पौधों को आकार दे देता है और मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं जैसे कैक्टस वैक्टस होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ठीक है, तने
कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे किसकी? कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनके कुछ उदाहरण पिचर प्लांट, बीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, सनड्यूस आदि है। ठीक है। फूल का फल बनता है तो किसका? अंडाशय। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य फल भित्ति, मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति तथा सबसे अंदर के स्तर को अंतः फल भित्ति कहते हैं। ठीक है। द्विबीज पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? तो किस में होता है? समपार्श्विक में होता है। ठीक है। द्विबीज पत्ते में तने में संवहन बंडल सामान्यतः पार्श्विक, खुला, संयुक्त और द्विपार्श्विक होता है। ठीक है। संवहन बंडल संवहन ऊतक का रज्जुक होता है। ठीक है। एक बीजपत्री में संवहन बंडल जाइलम फ्लोएम से बना होता है। ठीक है। तो एक बीजपत्री में संवहन बंडल किससे बना होता है? एक बीजपत्री से। द्विबीजपत्री में जाइलम फ्लोएम कैम्बियम से बना होता है। द्विबीजपत्री तने में अनुप्रस्थ काट से संयुक्त खुले संवहनीय बंडल देखे जाते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है तो मेसोकॉर्प द्वारा। तो नारियल के फलों का फैलाव किसके द्वारा होता है? मेसोकॉर्प द्वारा। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा है। तो नारियल का पूछे कोई वनस्पति नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा है। कुल एरिकेसी है और कुल एरिकेसी है। इसका कुल क्या है? एरिकेसी। नारियल फलभित्ति को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 प्रकार से बना होता है। एपिकार्प या कठोर और पतला होता है। मेसोकार्प यह मोटा और रेशेदार होता है। एंडोकार्प या कठोर होता है, इसी में बीज संरक्षित होता है। ठीक है। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखित जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र पत्तियों में रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र में एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है जाने वाला एक छोटा सा छिद्र है जो मुख्य रूप से पौधों और वायुमंडलियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम पानी में परिवहन में मदद करता है। ठीक है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। तो बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या है? भ्रूण है। ठीक है। तो बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या है? भ्रूण है। फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल क्या है? फल अंडाशय का उत्पाद है। तो फल क्या होता है? अंडाशय का उत्पाद। पुष्प के परागण प्रक्रिया के बाद अनेक बीजांड मिलकर एक अंडाशय का निर्माण करते हैं जो परिपक्व होकर फल बनता है। इस प्रकार फल अंडाशय का उत्पाद है। ठीक है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग मांटेसी कुल के यूजीनिया कैरीफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही यह एक प्रमुख मसाला भी है। अदरक तना है या जड़? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होता है। ठीक है। तो अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी। वास्तव में तने का वह भाग जहाँ पत्तियाँ लगी होती है वह भाग नोड कहलाता है। इंटर नोड 2 नोड के बीच का भाग होता है। जड़ में नोड और इंटर नोड अनुपस्थित होता है। ठीक है। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो किसने? अदरक ने। ठीक है। तो वृक्ष के ऊपरी भाग को तना कहते हैं। तने के प्रमुख कार्य पत्ती, फूल, फल
को संभाले रखना, शाखाओं को फैलाना, तना विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए खुद को रूपांतरित कर लेता है। जैसे भूमिगत तने में भोजन संचय के लिए तना आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, प्याज, लहसुन, अरबी, गांठ, गोभी रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। तो लौंग किससे प्राप्त हो? लौंग मांटेसी कुल के यूजीनियसिया कैरीफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्पकली कलिका है। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है, जो लैटिन शब्द क्लैक्स से निकला है। इस शब्द से कील कांटे का बोध होता है, जो लौंग की आकृति के सदृश है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका प्रयोग पकवानों औषधियों के रूप में होता है। ठीक है। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा, पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है। पौधे के किस भाग से केसर से प्राप्त होता है? तो केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका से केसर प्राप्त होता है। तो केसर पौधे के पुष्प के स्टिग्मा एवं वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर कोकोटस सैटावाइस पौधे के सूखे वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में वर्ण तथा स्वाद लाने के लिए चिकित्सा तथा मसालों में किया जाता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग? पर्ण करता है। ठीक है। भ्रूण इम्ब्रियो किस में मिलता है? तो बीज में। इम्ब्रियो कहाँ पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। भ्रूण बीज में मिलता है। इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बीज के आधार पर विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पौधे और द्विबीज पौधे। ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। पुष्प से बीज बनता है, पुनः ये नए पौधे का जन्म देते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रफलेशिया। तो रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रफलेशिया है। इसका व्यास 1 मीटर तथा भार 8 किलोग्राम होता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी पौधा है।